हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वास हूँ। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो रेलवे के बारे में है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मेरे को बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कमेंट किया कि जो रेलवे का जो ट्रांसफर का पॉलिसी है, रेलवे का जो ट्रांसफर का पॉलिसी है उसके बारे में इन डिटेल्स में डिस्कस करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला सर पूरा लाइफ के एक ही पोस्ट में काम कर सकते हैं कि नहीं, क्या एक ही जगह में काम कर सकते हैं क्या नहीं, ट्रांसफर जोन ट्रांसफर कैसे होता है, जब ऑफिसर बनेंगे तब कैसे ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए पूरा इलाबोरेटेड वीडियो बनाया। बहुत सारे लोगों ने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिनको वाइफ या हस्बैंड जॉब करती है तो कैसे उनको ट्रांसफर मिलेगा, तो इसके लिए हम आज इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके बाद आप लोगों को ट्रांसफर के बारे में एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेलवे में ट्रांसफर दो तरह का होता है। एक होता है टाइप ऑफ ट्रांसफर, इसका मतलब होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, मतलब जो आप चाहते हो उस जो ट्रांसफर है उसमें तो मेन तरह में चार तरह का ट्रांसफर होती है। और एक ट्रांसफर होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में, मतलब रेल अपने जरूरत के हिसाब से आप लोगों को ट्रांसफर कराएगा, उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। और जब खुद आपने ट्रांसफर मांगते हो, कौन सा ग्राउंड में आप खुद मांग सकते हो, वो होता है कि आपका ओन खुद का रिक्वेस्ट, जो टाइप ऑफ ट्रांसफर है, जो आपका ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, मतलब आप खुद चाहते हो, उसका चार ग्राउंड है। उसमें सबसे पहले आता है ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। क्या होता है ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर? ओन मतलब ही खुद होता है, मतलब जहां पे आपने खुद ट्रांसफर मांगा। तो ये जो ट्रांसफर होता है ये आप जोन टू जोन भी कर सकते हो, डिवीजन टू डिवीजन रेलवे का जो है वहां पे भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मिनिमम 5 to 7 years का सर्विस होना चाहिए। कितना साल? 5 to 7 years का सर्विस होना चाहिए, तब जाके 5 to 10 years का सर्विस तब जाके हो सकता है। क्यों मैं 5 to 10 बोल रहा हूँ? क्योंकि आज के दिन में भी रेलवे में जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है उसमें 5 साल, मिनिमम 5 years आप सर्विस करेंगे तो आप जोन या डिवीजन ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। उससे पहले तो डाल ही नहीं सकते। पहले होता है कि मैनुअली पहले आप लोगों को ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालना पड़ता था। अभी रेलवे में एच आर एम एस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। और इसमें आप लोग खुद का स्टेटस भी देख सकते हो, क्योंकि आपका ट्रांसफर रिक्वेस्ट का एप्लीकेशन आप किसके पास पेंडिंग है, और रिजेक्ट हुआ है कि अप्रूवल हुआ है, सब कुछ देख सकते हो, क्लियर हो गया। तो इसलिए अभी ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो बहुत क्लियर हो गया। लेकिन जो प्रोसेस में जो पहले जो 5 साल था कि आपको मिनिमम 5 year के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें अभी थोड़ा डिफिकल्टीज आ गया। क्योंकि 2022 के मार्च अप्रैल में रेलवे बोर्ड ने जनरल मैनेजर को एडवाइस किया था कि जो भी ग्रुप सी एम्प्लॉय है उनका जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है ऑन रिक्वेस्ट, उसको 5 से 10 साल बढ़ाना चाहिए। क्यों रेलवे बोर्ड ने जनरल मैनेजर को रिक्वेस्ट डाला? क्योंकि ग्रुप सी एम्प्लॉय का ट्रांसफर का पॉलिसी जो होता है उसको चेंज करने का जो पावर होता है वो जीएम के पास होता है, वो रेलवे बोर्ड नहीं करता है, जीएम करते हैं। तो हर जोन में जीएम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकती है। इसलिए रेलवे बोर्ड ने उसको रिक्वेस्ट डाला कि आप जो रेलवे में जो ग्रुप सी एम्प्लॉय है या ग्रुप डी एम्प्लॉय है उनका ट्रांसफर पॉलिसी में चाहे तो आप लोग मतलब चेंजेस करिए यूनियन के साथ डिस्कस करके, लेकिन और उसको 5 से 10 साल कर आप चाहे तो कर सकते हैं। तो ये सर्कुलर आया था। तो ये जो सर्कुलर के बारे में मैं सब बोल रहा हूँ, आपको अगर इसके बारे में चाहिए, आपको सर्कुलर चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, मैं आप लोगों को सर्कुलर दे दूंगा। तब जाके यूनियन के उसमें प्रोटेक्ट किया, और यूनियन के प्रोटेस्ट के बाद 2-3 महीना के बाद आपका अगस्त या सितंबर शायद होगा 2022 में, मैं अभी याद नहीं हूँ, मैं दे दूंगा आपको। कॉपी चाहिए तो आपको कॉपी दे दूंगा। वहां पे क्लियरली रेलवे बोर्ड ने बोला है कि जो मैंने 5 से 10 साल करने का बाद बोला है ऑन रिक्वेस्ट, वो सबके लिए नहीं है। जो ट्रेन के ऑपरेटिंग में डायरेक्ट जुड़ा हुआ, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड, उनको चाहे तो जनरल मैनेजर यूनियन के साथ डिस्कस करके 5 से 10 साल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है कि किस जोन में ये पॉलिसी 5 साल किसके लिए अप्लीकेबल होगा, किसके लिए 10 साल होगा, अभी तक नहीं आया। 1 से 2 साल में वो आ जाएगा। तो आप लोग जब ज्वाइन करोगे, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो 1-2 साल में उसका पॉलिसी का जगह जो पॉलिसी है वो आ जाएगा। और इसमें से मेरे को जितना लगता है जो क्लार्क वगैरह पोस्ट है उसके लिए शायद 5 साल ही रहेगा। लेकिन जो ऑपरेटिंग के साथ मेन काम के साथ रेलवे में जुड़ा हुआ है उनके लिए शायद कुछ कुछ पोस्ट के लिए 10 साल हो सकता है, कुछ कुछ जोन में। तो इसीलिए मैंने इसको 5 to 10 years बोला है। तो अभी और एक चीज आता है कि ऑन रिक्वेस्ट में कुछ लोकेशन आप लोग होता है कि आप जैसे अपने सीनियर क्लर्क में किसी जोन में आप लोगों ने अप्लाई किया, तो आपको सिलेक्ट हुआ सीनियर क्लर्क में, आप लोग 5 साल काम करने के बाद अपने ओएस बन गए या चीफ ओएस बन गया। बहुत से लोग 5 से 6 साल में चीफ ओएस भी बन सकते हैं, वैकेंसी रहता है तो, लेकिन बहुत कम बनते हैं। लेकिन ओएस तो डेफिनेटली बन जाते हैं। लेकिन आप जब दूसरे जोन में आओगे तब आपको सीनियर क्लर्क में ही आना पड़ेगा। हाँ, आपका जो पे रहेगा ओएस में, जो पे रहता है, इसके पास पास का जो बेनिफिट रहता है, आपका क्वार्टर का जो बेनिफिट सब कुछ आपको एज इट इज ओएस का मिलेगा। लेकिन आप लोगों का जो डिजिग्नेशन होगा
वो आपको चेंज होकर फिर से सीनियर क्लर्क में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि जो भी ऑन रिक्वेस्ट होता है, ऑन रिक्वेस्ट में जो डायरेक्ट भर्ती होता है जिस पोस्ट में, उस पोस्ट तक ही आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो। जैसे अगर आप जूनियर क्लर्क में सिलेक्ट हुए और 5-6 साल के बाद अपने ओएस हो गया, तो आप सीनियर क्लर्क में आ सकता है। ऐसे नहीं जूनियर क्लर्क में आना पड़ेगा, आप सीनियर क्लर्क में आ सकते हो ओएस का बेनिफिट लेके। मतलब जितना तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उतना तक आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो। उससे ऊपर वाला जो पोस्ट आपने अगर एकोमुलेट किया कोई जोन से, तो उस जोन से दूसरा जोन जाएंगे तो आप लोगों को जो डिजिग्नेशन है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। वहां जाके फिर से आपको 2 साल या 3 साल काम करने के बाद सीनियरिटी होगा, क्योंकि वहां पे आपको बॉटम सीनियरिटी में दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ से ओएस बन के फिर से जाएंगे दूसरा कोई जोन में ऑन रिक्वेस्ट में, तो आपको सीनियर क्लर्क में सबसे नीचे जो सीनियरिटी है उसमें आप लोगों को फिक्स्ड किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें। लेकिन मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि इसमें कोई बड़ा इशू नहीं आता है, 2-3 साल फिर से आप उसी पोस्ट में चला जाओगे, लेकिन आपका पे तो पे प्रोटेक्शन रहेगा। मतलब पे प्लस जो फैसिलिटी आप ऑलरेडी अवेल कर लिया पास का फैसिलिटी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हो गया आपका ऑन रिक्वेस्ट। अभी आता है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है? इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतना दिन जॉब करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, रेलवे में आने के बाद कोई भी अप्लाई कर सकते हो। और जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है उसमें कुछ रूल होता है। ज्यादातर होता है कि अगर आप एससी हो या एसटी हो, मतलब रिजर्व कम्युनिटी, तो सेम कम्युनिटी के साथ अगर ट्रांसफर आपने म्यूचुअली अप्लाई किया तो इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आप दूसरा कोई कम्युनिटी जैसे एससी होकर यूआर के साथ भी कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, अगर आप सीनियर पकड़ लीजिए आपने ओएस में बन गए और दूसरा ओएस के साथ कर रहे हो, एक ओएस यूआर है दोनों, दूसरा है कि आपका ओएस एससी है, तो उसमें अगर म्यूचुअल ट्रांसफर करोगे, म्यूचुअल ट्रांसफर में क्या होता है कि आपको जो डेजिग्नेशन मिला है उसी डेजिग्नेशन में आप जा सकते हो, जो जो ऑन रिक्वेस्ट में नहीं है। ऑन रिक्वेस्ट में फैसिलिटी मिलता है, लेकिन म्यूचुअल में क्या होता है, जैसे आप ओएस बन गए तो ओएस के साथ अगर म्यूचुअल करोगे तो ओएस बन के नहीं जाओगे। और क्या सीनियरिटी मिलेगा? दोनों में जिसका सीनियरिटी सबसे कम है वो दोनों में फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे किसी ने ओएस में 2 साल काम किया और किसी ने ओएस में 1.5 ईयर्स काम किया, तो दोनों का जब दूसरा जोन चेंज हो जाएगा तो दोनों का 1.5 ईयर फिक्स हो जाएगा। मतलब जो दोनों में कम आएगा वो दोनों में फिक्स्ड हो जाए। तो म्यूचुअल ट्रांसफर में इसमें बेनिफिट होता है कि आप लोग जिस पोस्ट तक अवेल कर लिया कोई जोन में, उस पोस्ट में भी जा सकते हो और दोनों में जो लोएस्ट सीनियरिटी है वो आपको भी फिर मिलेगा, तो ये बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अगर जैसे आपको यूआर एससी के साथ ओएस टू एस आप म्यूचुअल ट्रांसफर करोगे, तो उसमें अगर आप रिक्वेस्ट डालोगे कि आप तब आपको तभी मिलेगा अगर आप बॉटम मोस्ट सीनियरिटी में बोलोगे कि मैं ओएस में ही जाऊंगा, लेकिन मेरे को जिस जोन में जाऊंगा, दोनों अगर एग्री करे कि मैं नहीं बॉटम सीनियरिटी में जाऊंगा, तो ही आप लोगों को कम्युनिटी नहीं देखा जाएगा, नहीं तो कम्युनिटी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर अप्लाई करोगे और आपको बॉटम से मतलब कम्युनिटी अलग होगा, तो अगर आपने दूसरा जोन में जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी जो लोग हैं उनका सीनियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसीलिए रूल है। तो ये चीज में ध्यान रखिए। तो ये हो गया म्यूचुअल ट्रांसफर। और म्यूचुअल ट्रांसफर में एक चीज मैं बताऊं, ये जो ट्रांसफर होता है ये थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब कुछ मिला के बहुत कम लोग मिलती है। उसके बाद आता है कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर। जो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर होता है, जो लोगों का हस्बैंड या वाइफ रेलवे में जॉब करती है और उनका जो मतलब जैसे आपने खुद रेलवे में जॉब किया, आपको वाइफ या हस्बैंड अगर दूसरा कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है, तो आप ट्रांसफर के लिए उस अप्लाई डाल सकते हो कि मेरा मिसेज या हस्बैंड दूसरा जगह जॉब करती है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग मेरे को ट्रांसफर दे दीजिए, तो दे देता है स्पाउस ग्राउंड में। इसमें क्या होता है, सेम एज इट इज ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की तरह ही है। ये सेम एज इट इज ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की तरह है। इसमें आपका सीनियरिटी लॉस होगा, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पोस्ट होता है सेम वैसे ही आना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक प्रिविलेज है कि इसमें 5 to 10 ईयर्स का जो रूल है कि आपको 10 साल काम करना पड़ेगा तभी जाके आप बन पाओगे, वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आपको प्रिविलेज दिया जाता है सेम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जो फिजिकली वीकर सेक्शन है, जो फिजिकल मतलब फिजिकल हैंडीकैप है, उनके लिए भी सेम है कि आप लोग जाओ ऑन रिक्वेस्ट की तरह। लेकिन इसमें भी आपको सीनियर सब कुछ लॉस होगा, पे प्रोटेक्शन रहेगा, लेकिन आपको बॉटम सीनियरिटी में जाना पड़ेगा और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पोस्ट है उसी पोस्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऑन रिक्वेस्ट में 5 to 10 ईयर्स तक आपको जो रूल है कि उतना तक आप पढ़ने के बाद ही अप्लाई कर पाओगे, ये दोनों में ऐसा नहीं। यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो तो आप लोग स्पेशल ग्राउंड में ऑन रिक्वेस्ट की तरह अप्लाई कर सकते हो। तो ये था टोटल, आप खुद कौन सा जगह ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हो। तो शायद आप लोगों को समझ आ गया कि क्या। अभी आता है रेल, जब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में ट्रांसफर होता है, रेल खुद कराता है, तो वहां पे कैसे ट्रांसफर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सर जब मैं स्टेशन मास्टर बनूंगा या दूसरा कुछ बनूं, क्या अगर मैं नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय बन रहा हूं, क्या पूरा लाइफ वहां पे काम कर पाऊंगा कि नहीं। तो इसका रिप्लाई में चलिए देते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होता है वो रेल अपने जरूरत के हिसाब से करती है, और इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉन गेजेटेड के लिए अलग होता है,
ग्रुप ऑफिस जो गेजेटेड ऑफिसर उसमें अलग होता है, और जो ग्रुप गेजेटेड ऑफिसर में ग्रुप बी ऑफिसर होता है, ग्रुप ए ऑफिसर, उनके लिए अलग होता है। तो टोटल अलग होता है। तो पहले आता है नॉन गेजेटेड। नॉन गेजेटेड जो एम्प्लॉय होता है रेलवे में, वो लेवल ज्यादातर लेवल 1 to 7 होता है, और जो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट उसमें सिर्फ लेवल 8 भी नॉन गेजेटेड है। तो ज्यादातर जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है, उन लोगों जिस डिवीजन में या हेडक्वार्टर में या वो प्रोडक्शन यूनिट में जहां पे आप लोगों को पोस्टिंग मिले, जितना दिन आप नॉन गेजेटेड में रहेंगे उतना दिन आप उसी जगह काम कर सकते हो। 99% लोग ऐसे ही काम करते हैं। 99 टू 95 टू 99% लोग अगर अपना जगह को चेंज नहीं करना चाहता है तो चेंज नहीं होता है। 2-3% को होता है कि उस डिवीजन में ही 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर में, पकड़ लीजिए कोई स्टेशन मास्टर को 10 किलोमीटर दूर में और एक स्टेशन मास्टर जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है, तब उसको बोलेगा कि 10 किलोमीटर दूर में जाओ, वहां पे काम करो। उसका डिवीजन चेंज नहीं होता है, उसका हेडक्वार्टर ज्यादातर टाइम चेंज नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसलिए बहुत सारे लोग रेलवे में गेजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते, एग्जाम ही नहीं देता है, क्योंकि अगर लेवल 7 में आप पहुंच गए, पकड़ लीजिए आप लेवल 7 में पहुंच गए और आप एक्स कैटेगरी में है, फिर से आप जब ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे, लेवल 8 बनेंगे, और आपको जेट कैटेगरी 3 में अगर आप चला जाएंगे तो आपको सैलरी का रिड्यूस होगा। तो कौन चाहता है कि सैलरी रिड्यूस करके दूसरा जगह जाए, सिर्फ गेजेटेड बेनिफिट मिले? तो बहुत सारे लोग इसलिए डिनाई कर देते हैं, नहीं जाते, एग्जाम में नहीं पढ़ते। डेफिनेटली एग्जाम, ग्रुप बी एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत सारा क्वालिफाइड एम्प्लॉय भी होता है जो ऑफिसर के लिए एग्जाम नहीं अप्लाई करते। तो जो लोग नॉन गेजेटेड में रहोगे, वो अगर आप चाहो तो पूरा लाइफ अगर आप सही से काम करोगे तो एक ही डिवीजन में आप लोग काम कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज्यादातर टाइम 5-6-10 किलोमीटर में चेंजेस होता है, 10 साल 15 साल के बाद रोटेशनल ट्रांसफर, वो इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको नजदीक मिल जाएगा। ये है टोटल नॉन गेजेटेड का सबसे बड़ा बेनिफिट, क्योंकि आपको पूरा लाइफ एक ही जगह काम करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने कोई गलती नहीं किया है, तो जैसे आपको डीआर विजिलेंस केस हो गया, कुछ बड़ा कुछ इशू कर दिया, तो तब तो हटाएगा, रेलवे वहां से हटा के दूसरा जगह डालेगा। अगर आप सही से काम करोगे तो नहीं होगा। लेकिन नॉन गेजेटेड में भी कुछ कैडर होता है, जैसे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना, वो होता है कि जोन बेसिस कैडर। तो उसमें थोड़ा चेंजेस आता है, ट्रांसफर होता है, जोन बेसिस या डिवीजन में चेंजेस आता है। लेकिन 99% मैं बोला 95 to 90% आप पूरा लाइफ अगर कुछ गलती नहीं करेंगे और नॉन गेजेटेड में जितना दिन रहेंगे, वो एक ही जगह में काम करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये हुआ। तब जब नॉन गेजेटेड से गेजेटेड बनेंगे तो पहले तो आपको प्रोमोटिव ऑफिसर बनेंगे, ग्रुप बी ऑफिसर एग्जाम क्लियर करने के बाद ही बनेंगे। तो जो ऑफिसर बनते हैं, जैसे आप लोग, मैं एक चीज बताऊंगा, मेरे को एक बंदा ने बहुत बार कमेंट किया है कि ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर बहुत टफ होता है, सिर्फ रेलवे में 1-2% ऑफिसर होता है और 1-2% लोग बनते हैं। ये सही है। जैसे आप एनटीपीसी में देखोगे, लोग एक सीट के लिए 500-1000 लोग एक सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो लोग सिलेक्ट होते आते हैं तो उनका तो मेरिट है। और फिर से अगर आप ऊपर पोस्ट में जाओगे तो वहां पे भी आपको कंपटीशन रहेगा, सिर्फ 1-2% सीट के लिए आप लोगों को कंपटीशन करना पड़ेगा। तो जिसका क्वालिफाई है वही ऊपर जाएगा, जिसको क्वालिफिकेशन नहीं है वो नहीं जाएगा। तो किसी को डिमोटिवेट करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। जो इतना लोगों के साथ लड़ाई करके आया है, उसमें से जो लोग फिर से मेरिट वाले हैं वही ऊपर जाएगा, और जो नहीं जा पाएगा वो नीचे रहेगा। तो ये चीज है। तो जो लोग एग्जाम देकर पास करोगे, ग्रुप बी ऑफिसर बनोगे। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में, ग्रुप सी पर्सनल में एपीओ, असिस्टेंट पर्सनल मैकेनिकल में असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो ये होता है एपीओ। जब आप ग्रुप बी ऑफिसर, जो गेजेटेड पोस्ट होता है, जब बनोगे तब आपको ट्रांसफर होगा। तब आपको कब ट्रांसफर होगा? विद इन जोन के भीतर। कब ट्रांसफर होगा? विद इन जोन। ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसफर नहीं होगा। जिस जोन में आप ग्रुप बी ऑफिसर बने, उस जोन में जितना डिवीजन है, जितना वर्कशॉप है, वहां पे जो आपका, जिस अगर एपीओ बनेंगे तो पीसीपीओ, तो एपीओ बनेंगे तो पीसीपी, जो पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड है, वो उस जोन में किसी भी जगह आप लोगों को पोस्टिंग दे सकता है। तब आपको जो ऑफिसर है बनेंगे तो आपको उस जोन में जितना डिवीजन वर्कशॉप है, किसी भी जगह में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है वो कर सकते हैं। इसमें ज्यादा नहीं करता है, नॉन गेजेटेड में जरूरत नहीं रहता है, लेकिन गेजेटेड बनेंगे तो होता है। और जो बहुत सारा सेंसिटिव होता है, पोस्ट होता है, जैसे एएमई, एई, एईएन, ये जो कुछ डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, ये बहुत सेंसिटिव जगह होता है। यहाँ पे तो रोटेशनल ट्रांसफर होना चाहिए हर 4 साल में, 4 ईयर में, क्योंकि रेलवे बोर्ड हर बार ये लिस्ट मांगते रहते हैं कि किसी को कौन सा सेंसिटिव पोस्ट है जहाँ पे एक ऑफिसर 4 साल से ज्यादा काम किया। तो इसलिए जितना भी पीएचडी है, ये लोगों को जो जितना सेंसिटिव कुछ डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे 4 साल के बाद उनको, मतलब 4 साल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा देता है। जैसे एपीओ, एएमएम, स्टोर मैकेनिक, आपका पर्सनल, ये सब डिपार्टमेंट होता है। ये सब डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आप लोगों का जैसे अकाउंट हो गया, तो ये सब डिपार्टमेंट में क्या होता है कि ये सेंसिटिव डिपार्टमेंट नहीं होता है। यहाँ पे तो मतलब आप ऑफिसर बनने के बाद ट्रांसफर तो होता ही है, लेकिन 4 साल का रूल नहीं है कि 4 साल ही के बाद ही करना पड़ेगा। ज्यादातर पीएचडी कर देता है, लेकिन चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन ये सब पोस्ट पे तो ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जो ग्रुप बी ऑफिसर जब बनेंगे, तो आप लोगों को जो जोन है
उस जोन में आप लोगों को ट्रांसफर होगा। तो उसके बाद जब ग्रुप ए बनेंगे, जो लोग ग्रुप ए मतलब जो लोग, तो ए जो बी और ए बोल रहा हूँ, ये तो सब नहीं बनेंगे। तो जो लोग मैक्सिमम होता है कि 95% जो आप लोग एनटीपीसी से आएंगे, ज्यादातर लोग ग्रुप सी में रिटायर होता है और पूरा लाइफ एक जगह काम कर पाओगे। जो लोग ऑफिसर बनोगे उनके लिए ये बोल रहा हूँ, वही लोगों के लिए ग्रुप बी बनेंगे तो आपको विद इन जोन ट्रांसफर होगा। जब ग्रुप ए बनेंगे तब आपको क्या बोला जाएगा, सीनियर स्किल ऑफिसर। जैसे आपका पर्सनल में डीपीओ, मैकेनिकल में डीएमई डिविजन मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल में डिविजन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जब जेजी बनोगे मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तब डिवीजन का एक जो इंचार्ज होता है, जैसे पर्सनल में कोई एक डिवीजन का जो इंचार्ज होता है उनको सीनियर डीपीओ बोला जाता है। मैकेनिकल में डिवीजन का उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उनको सीनियर डीएबी बोला जाता है। तो उसमें प्रमोशन होगा। उसके बाद एसएजी जब ऑफिसर, मैंने हर बार बोला है मेरा वीडियो में, अगर आपने टाइमली मतलब रेलवे में आ गया और 25 to 29 के भीतर अगर रेलवे का जो ग्रुप बी ऑफिसर है एग्जाम को क्लियर कर लिया तो अब इतना तक प्रमोशन आपको इजीली मिलेगा। तब जब एसएजी बनोगे तब पर्सनल बनोगे चीफ पर्सनल ऑफिसर, और ये जो रैंक होता है वो ये जो आरआरबी का चेयरमैन, रेलवे का डीआरएम, एडीएम का इक्विवेलेंट होता है। तो ऐसे होता है। तो जब ग्रुप ए बन जाओगे तब ग्रुप ए होता है ऑल इंडिया सर्विस। तब जब ग्रुप ए बन जाओगे तब रेल चाहे तो आप लोगों को इंडिया का कोई भी जोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रेलवे का बोर्ड के पास पावर है, आपको कहाँ पे भी कर सकता है ट्रांसफर। लेकिन मैं एक आपको लूप फॉल बदल दो, जो इतना तक है सीनियर स्किल और जेजी, इतना तक 95% प्लस लोगों को जोन ट्रांसफर नहीं होता है। कर तो सकते हैं लेकिन नहीं करते, क्योंकि रेलवे बोर्ड का खुद का फायदा नहीं है। अगर किसी को जिस जोन से वो ऑफिसर बना उस जोन में अगर उसको पोस्टिंग मिल जाए तो क्यों उसको रेलवे बोर्ड हटाएगा। जहां पे बहुत बड़ा पोस्ट होता है कि उस जोन में उसको प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे रेलवे बोर्ड हटाता है। तो जेजी अप टू जेजी तक किसी भी जोन में ज्यादा वैकेंसी रहता है। तो 95% प्लस वाले ग्रुप ए बनने के बाद भी, सीनियर स्किल या जेएसडी बनने के बाद भी उसी जोन में पोस्टिंग होता है, जबकि रेलवे बोर्ड चाहे तो उसको हटा सकते हैं। तो ए हो गए। इसके बाद होता है कि जो लोग एसीजी तक जाओगे, जो लोग जो एनटीपीसी एग्जाम दे कर आओगे, उसमें से 1000 में शायद 2-3 बंदा ही, 1000 एम्प्लॉय से जो 2-3 बंदा ही शायद इतने तक पहुंच पाओगे, क्योंकि टाइमली एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जो कम उम्र में आते हैं वही लोग पहुंचते हैं। तो एसएससी तक जाओगे, जब एसएससी बन जाओगे तो 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि आपको दूसरा जोन में देखा, क्योंकि ये जो पोस्ट होता है बहुत बड़ा पोस्ट हो जाता है। और इसमें ज्यादातर जिस जोन से आपने सिलेक्ट हुआ है, प्रमोशन मिला है, उस जोन में शायद वैकेंसी नहीं रहता है। इसलिए जब एसएससी बनते हैं तो ज्यादातर टाइम उनको जोन चेंज करना पड़ता ही है। और इसके नीचे जैसे एचएजी, पीएचजी, ये सब लोगों को तो मतलब रेल कंटिन्यूअसली ट्रांसफर कराते रहते हैं। तो ये तो यूपीएससी छोड़कर कभी पॉसिबल ही नहीं होता है, उतना तब आपके पास उम्र भी नहीं रहेगा। तो एसएजी जब बनोगे तभी जाके ज्यादातर मैंने देखा है कि जो लोगों ट्रांसफर होता है दूसरा जोन में, नहीं तो विद इन जोन पूरा लाइफ कम कर पाओगे। मेरा जो मैडम था उनको भी एसएजी प्रमोशन आया तब जाके उनको जोन चेंज हुआ, नहीं तो अप टू जेएजी या एचजी तक उन्होंने एक ही जोन में काम किया। तो जेएजी जब ग्रुप ए बनेंगे उसमें से 95% प्लस ऑफिसर भी आपका जोन में पोस्टिंग रहता है, जोन के बाहर जाने का जरूरत है। जब एसएजी बनते हैं तो ही जाके आपका जोन चेंज ज्यादातर होता है। लेकिन चाहे तो ग्रुप बी यहाँ से भी रेलवे बोर्ड आपको जोन ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ये टोटल था एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, लेकिन ग्रुप बी ऑफिसर का जोन ट्रांसफर नहीं, विद इन जोन होता है, दूसरा जोन में ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये था टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। तो इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ भी जानना है तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।